अजी XYZ, अपना नेम लिखकर भेजो भाई बच्चों, अपना नाम लिखकर भेज दो एक बार। XYZ जी, आप अपना नाम लिखकर भेजो जल्दी से। अजीम, हाँ जी अजीम, बहुत अच्छा। तो कल हम कहाँ तक पढ़े थे? कोशिका अंगक, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य से कल स्टार्ट किए थे, है ना अजीम? कल कोशिका द्रव्य से स्टार्ट किए थे, ठीक है। कल कोशिका, अजीम एक बार शेयर कर दो भैया, एक बार शेयर कर दो सात लोग को भी, और साधारण लोग को भी शेयर कर दो। अगर आपके पास उनका नंबर हो तो शेयर कर दो उनको, उनके पास भी, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। अजीम एक बार शेयर कर दो भैया, हाँ जी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। जल्दी शेयर करके जल्दी से वापस आओ, शेयर करके जल्दी से आ जाओ लाइन पे। क्रिकेट कैचर्स, नमस्ते जी। क्रिकेट कैचर्स एक बार नाम लिखकर भेजो भैया, क्रिकेट कैचर्स एक बार नाम लिखकर भेजो। एक बार नाम लिखकर भेजो। सौर्य, ठीक है सौर्य जी, सौर्य एक बार शेयर कर दो भैया, एक बार शेयर कर दो जल्दी से, जो हो वो भी आ जाए लाइव। एक बार शेयर कर दो सौर्य। सौर्य एक बार शेयर कर दो भैया। हाँ 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 पता है सौर्य शुक्ला। हाँ शेयर कर दो जल्दी, सब लोग जुड़ जाए। जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि सब लोग जुड़ जाए और फिर स्टार्ट किया जाए क्लास को, ठीक है। कोशिका द्रव्य से ताकि रिवाइज करवाते। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार कल वाला रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। आप लोग को नोटबुक लेकर बैठे हो कि नहीं? नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो हम यहाँ पर बताते रहे वो आप लोग नोट भी करते हुए चलिएगा। नोटबुक और पेन लेकर भी बैठिएगा। हाँ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्रिया सर एडिट कर दो चैनल का। हाँ ठीक है ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। हाँ देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़े थे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य पढ़े थे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है? वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका अंग जितने भी होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब हमारी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब के सब हमारी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और ये कोशिकांग कहलाते हैं। उसके बाद इस यहाँ पर सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जैविक क्रियाएं हम बताए थे आपको, कैटाबोलिक क्रियाएं। जैविक क्रिया मतलब कैटाबोलिक या फिर एनाबोलिक। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कैटाबोलिक मतलब होता है तोड़ने वाली प्रक्रिया,
और एनाबॉलिक मतलब होता है जोड़ने वाली प्रक्रिया। आपको बताए थे कि श्वसन जो होता है वो कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, तोड़ने वाली, और एनाबॉलिक मतलब जोड़ने वाली प्रक्रिया जो होता है वो होता है, एनाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है वो जोड़ने वाली होती है। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सब लोग शेयर कर दीजिएगा भैया, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। एक तो होता है कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक पहला है सिस्टोल, सिस्टोल, दूसरा होता है कोशिका अंगक। पहला है सिस्टोल, दूसरा है कोशिका अंगक। सिस्टोल में जलीय द्रव्य, जिस सिस्टोल बना किसका होता है, जलीय द्रव्य, जिसमें विभिन्न प्रोटीन होती है, बहुत प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें 90% जल, 90% जल और प्रोटीन भी पाया जाता है, 7%, 2% कार्बोहाइड्रेट, 1% जो होता है अन्य अवयव होते हैं। अन्य अवयव में जैसे विटामिन, खनिज लवण हो जाते हैं, ये अन्य अवयव में आपके आ जाते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी, ये बार आपको बता दीजिए, डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में किए थे। जीव द्रव्य की खोज 1835 ईस्वी में किए थे। कौन? डुजार्डिन ने। उस समय इन्होंने सारकोड नाम दिया था, जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया था। फिर बाद में एक और वैज्ञानिक है, इन्होंने एक और वैज्ञानिक पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया बच्चों? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म दिया था, जीव द्रव्य का नाम प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। आगे देखते हैं कोशिका अंगक। दूसरा पार्ट होता है कोशिका अंगक। कोशिका अंगक ऐसे होते हैं जो कि हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। सभी कोशिका अंगक अलग अलग कार्य करते हैं और सबका अलग अलग कार्य भी निर्धारित है। सभी कोशिका अंगों का नियंत्रण केंद्रक करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका अंगक। विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिका अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती है। कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली और कुछ कोशिका अंगक दोहरी झिल्ली या फिर कुछ बिना झिल्ली के ही होते हैं। 3 प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं, एक तो दोहरी झिल्ली वाली, एक तो इकाहरी झिल्ली वाली और एक होते बिना झिल्ली वाले अंगक पाए जाते हैं। पहले देखते हैं इकाहरी झिल्ली वाली या एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक। एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक कौन से हैं? अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है गोल्जी का और चौथा है रिक्तिका। इन सब में एक ही झिल्ली द्वारा ये सारे कोशिकांग बने होते हैं। नेक्स्ट है दोहरी झिल्ली वाले अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। कौन से है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है। 2 प्रकार के अंगक ऐसे हैं जो कि दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और इनका खुद का भी डीएनए होता है। याद रखना, इनका खुद का डीएनए होता है। आई रिपीट, इनका खुद का डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें होता है। बिना झिल्ली वाले अंगक राइबोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 प्रकार के अंगक ऐसे हैं जो कि बिना झिल्ली वाले होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कोशिका अंगक। कोशिका अंगक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण मतलब होता है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। गोल्जी उपकरण, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। ये पतली झिल्ली युक्त होते हैं, चपटी पुटकाओं के बने होते हैं। पतली झिल्ली युक्त होते हैं और चपटी पुटकाओं के बने होते हैं। देख रहे हैं ना, एक पुटका ये है, एक पुटका ये है, एक पुटका ये, एक पुटका ये है, ऐसे करके कई पुटकाओं के ये बने होते हैं, ठीक है। इसके एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। इसका आविष्कार, इसकी खोज जो किए थे कैमिलो गोल्जी ने। सबसे आसान तो यही होता है, यही है। इसकी खोज कौन किए थे बच्चों? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आगे है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। कहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका? आरबीसी, सीड सेल, इन सभी जगह पर अनुपस्थित होती है। इन सभी जगह पर अनुपस्थित होती है, स्तनधारी को छोड़कर। स्तनधारी में उपस्थित होती है, याद रखना, स्तनधारी में उपस्थित होती है। जैसे कि स्तनधारी में जो ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, उन जीवों को हम स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे इंसान, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब के सब स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है। और इसमें बताए थे इसका कार्य देखते हैं। आगे कार्य, यह गोल्जी का कार्य, यह लिपिड की बनाने में सहायता करता है। लिपिड को बनाने में सहायता करता है। पहला है यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। मध्य लेमिला आपको बताए थे कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के बाद वाली कवर को परत को कहते हैं मध्य लेमिला, ठीक है। आगे यह स्वभाव से स्रावी होता है। स्रावी मतलब होता है इसमें किसी न किसी चीज का निर्माण हमेशा होता रहता है। स्रावी मतलब होता है कि इसमें किसी न किसी चीज का निर्माण हमेशा होता रहेगा और वो
पाउच करके, छोटी सी पुटिका का निर्माण करके वो भेजता रहता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजता रहता है। स्तनधारी सूर्यांश, स्तनधारी ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बच्चों, अपने बच्चों को, ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे सर पुटिका मतलब होता है छोटा सा पाउच, छोटा सा पाउच मतलब होता है पुटिका, याद रखना। छोटी सी संरचना होती है पाउच, उसको हम कहते हैं पुटिका। स्तनधारी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, उन जीवों को हम स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सब के सब कौन है? स्तनधारी जीव। और ये एक विकसित शिशु का जन्म देते हैं। ठीक है, विकसित शिशु का जन्म देते हैं। आगे देखते हैं, यह मेलानिन का संश्लेषण करता है। मेलानिन आपको बताए थे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक वर्णक होता है, जिसकी वजह से अगर हमारे शरीर में ज्यादा पाया जाएगा तो हम काले रहेंगे, कम पाया जाएगा तो हम गोरे रहेंगे। ये हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। सुरक्षा कैसे करता है? जैसे अगर आपके पराबैंगनी किरण सूर्य में 7 रंग की तरंगे होती हैं। सौर्य पुटिका मतलब होता है बच्चों पाउच। पुटिका मतलब एक छोटी सी संरचना पाउच की जैसी होती है, जिसमें किसी न किसी चीज का निर्माण वो भरा रहता है, कोई ना कोई चीज भरा रहता है, उसी को हम पुटिका कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये छोटी सी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, छोटी सी संरचना जो दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं पुटिका। तो एक छोटी सी पाउच जैसी संरचना होती है। ठीक है बच्चों, पाउच जैसी संरचना होती है, इसको हम पुटिका कहते हैं। अगर इसको हम बाहर बनाएंगे तो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। ये है आपकी पुटिका। अब इसमें भरा रहेगा कुछ ना कुछ पदार्थ। अगर ये पुटिका लाइसोसोम है, ये पुटिका फिर से रिपीट कर रहे हैं, लाइसोसोम है, तो इस पुटिका में जो भरा रहता है वो एंजाइम भरा रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये पुटिका अगर लाइसोसोम है तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा रहता है। ठीक है, अब पुटिका का मतलब क्लियर हुआ? सॉरी, पुटिका का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? या फिर और कोई उदाहरण दे? पुटिका मतलब होता है पाउच, छोटी सी संरचना होगी, पाउच जैसी संरचना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इससे ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। जो हमारा गोल्जी काय होता है, इसी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसी से गोल्जी काय से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, गोल्जी काय के कार्य लिपिड बनाने में सहायता करता है। पहला, लिपिड एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि वसी अम्ल से बना होता है। ठीक है, वसी अम्ल से बना होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करती है। मध्य लेमिला कोशिका भित्ति की बाद वाली परत होती है, मध्य लेमिला बनाने का कार्य करती है। यह स्वभाव से स्रावी होती है। स्रावी मतलब बता दिए कि इसमें किसी न किसी चीज का इसमें निर्माण होता रहेगा। यह मेलानिन संश्लेषण में भी सहायता करता है। मेलानिन हमारे शरीर में अगर ज्यादा पाया जाएगा, मेलानिन हमारे शरीर में ज्यादा पाया जाएगा तो हम लोग काले होंगे। अगर मेलानिन कम पाया जाता है तो हम लोग गोरे होंगे। मेलानिन अगर ज्यादा पाया जाएगा तो याद रखना बच्चों, व्यक्ति कैसा रहेगा? काला रहेगा। और साथ ही साथ वो किसी भी, जैसे सूर्य में 7 प्रकार की तरंगे होती है, 7 प्रकार की तरंगे होती है, उन 7 तरंगों में से जो पराबैंगनी तरंग होती है उससे हमारी सुरक्षा करती है। पराबैंगनी तरंग से हमारी सुरक्षा करती है। अगर पराबैंगनी किरण हमारे संपर्क में, हमारे स्किन के संपर्क में डायरेक्ट आ जाती है तो हमें त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, उससे हमारी सुरक्षा करता है कौन? मेलानिन नामक वर्णक। ठीक है, इसलिए गोरे व्यक्तियों में कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि काले व्यक्तियों में कैंसर होने की संभावना कम रहती है। स्किन कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर बता रहे हैं बच्चों, याद रखना, त्वचा कैंसर। आगे देखिए, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। पुटिका में पदार्थों का संचयन, पुटिका में पदार्थों का संचयन होता रहता है। संचयन मतलब स्टोर होता रहता है। रूपांतरण और बंद करना, अर्थात अगर संचयन किसी न किसी चीज पदार्थ का संचयित कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, स्टोर कर लेगा, तो वो रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। किसमें? लाइसोसोम में बदल जाता है। किसमें बच्चों? लाइसोसोम में बदल जाता है। लाइसोसोम में बदल जाता है। ठीक है, वो पाउच को बंद करके लाइसोसोम में वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। आगे देखते हैं, गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। एक मिनट रुको।
एक मिनट बच्चों। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, पुटिका पदार्थों का संचयन करता है, निर्माण करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद पाउच को बंद कर लेगा, बंद करने के बाद वो रूपांतरित हो जाता है किसमें, लाइसोसोम में। किसमें रूपांतरित हो जाता है, लाइसोसोम में। क्लियर है यहाँ तक? आगे यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करता है। आगे देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला बताए थे, लास्ट में टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को बता करके खत्म किए थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। जैसे बैक्टीरिया की कोशिका, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगला है, यह दोहरी झिल्ली वाले अंगक होते हैं और सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है। यह बाह्य परत, इसकी बाह्य परत जो होती है वो चिकनी होती है, छिद्रित होती है। कैसे? चिकनी और छिद्रित होती है। अतः और अंतः परत जो होती है, अंतः परत वो थोड़ा सा कर्व होगी, घुमावदार होगी, वलित होती है और उसका और क्रिस्टी का निर्माण करती है। ठीक है, वलित घुमावदार होकर क्रिस्टी का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने देखा था, सर्वप्रथम कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। आर्यन भी आ गया, आयुष शर्मा जी, आयुष शर्मा भी आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी एक मिनट बच्चों, ठीक है चलिएगा। सर वलित, वलित मतलब होता है घुमावदार। देखिएगा यहाँ पर ये जो बाहरी संरचना आपको दिख रही है, बाहरी झिल्ली नीले कलर की, नीले रंग की बाहरी झिल्ली दिख रही है कि नहीं? और ये बाहरी झिल्ली क्या आपको घुमावदार दिख रही है या फिर प्लेन दिख रही है? घुमावदार दिख रही है कि प्लेन दिख रही है? प्लेन दिख रही है ना। अब अंदर वाली देखते हैं, अंदर वाली क्या ये घुमावदार दिख रही है कि प्लेन दिख रही है? घुमावदार दिख रही है कि प्लेन दिख रही है? तो बोलोगे सर ये अंदर वाली झिल्ली जो है ये घुमावदार दिख रही है। अब जितनी घुमावदार होगी उसको हम कहते हैं वलित। ठीक है, वलय मतलब होता है घुमावदार। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, यह ऊर्जा निर्माण कर एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ऊर्जा का निर्माण करेगा और एटीपी के रूप में बदल देता है। यह क्रेब्स चक्र और कोशिकीय श्वसन का मुख्य कार्य है, मुख्य स्थान है। यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है जिसकी खोज की थी क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। आई रिपीट, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है क्योंकि ऊर्जा बनाने के लिए सबसे अनिवार्य है क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र चलता है और उसकी खोज की थी, जो क्रेब्स चक्र की खोज जो किए थे वो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना, क्रेब्स चक्र से क्रेब्स नामक वैज्ञानिक, ठीक है, इन्होंने ही क्रेब्स चक्र की खोज की थी, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आज वाला जो टॉपिक है वो हमारा है, आज वाला टॉपिक है राइबोसोम। आज वाला टॉपिक कौन सा है बच्चों? राइबोसोम। और ये प्यारा सा चित्र आपको जो दिख रहा है ये है रियल, ओरिजिनल बोले तो रियल वाला राइबोसोम का चित्र यहाँ पर है। ये है ओरिजिनल राइबोसोम का चित्र यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, ये अत्यंत छोटे गोले कण होते हैं, गोल कण होते हैं। कितने? अत्यंत छोटे, सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, गोल कण होते हैं जो जीव द्रव्य के में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। और साथ ही साथ वीके वीडियो विकास भी आ गए हैं। ठीक है विकास, लाइव रहो, अब लाइन पर रहना। ठीक है, और नोट्स बनाते चलना। विनय भी आ गया है, विनय, अच्छा, वीके वीडियो मतलब विनय। ठीक है, विनय बहुत लेट भी करके वैसे एग्जाम एग्जैक्ट टाइम पर भी आए हो क्योंकि राइबोसोम स्टार्ट करने चल रहे हैं, आज वाला टॉपिक स्टार्ट करने, अभी तक तो रिवाइज करा रहे थे। ठीक है, देखिएगा, ये स्वतंत्र रूप से जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। कौन? हमारा ये राइबोसोम। और कहाँ पर पाया जाएगा? अत्यंत छोटे गोले कण होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से जीव द्रव्य में तैरता रह सकता है और अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। क्या क्या बताया आपको? सूक्ष्म संरचना होती है, छोटी संरचना होती है और साथ ही साथ, अच्छा विकास है, छोटी संरचना होती है, जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं
और अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह से चिपके हुए पाए जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। जब अंतःद्रव्य जालिका इसके बाद वाला बताएंगे तब वहां पर आपको बताएंगे कि ये कैसे आपके चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? जो हमारा राइबोसोम होता है ये किसका बना होगा बच्चों? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब ये जो होते हैं यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अब बताने वाले हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। जो आपका जो आपका राइबोसोम होता है 2 यूनिट से बना होता है। 2 यूनिट से मिलकर ये बना होता है। अब कौन कौन सी यूनिट होती है? तो 2 यूनिट आप इसकी, एक तो होता है, अगर हम बात करेंगे 70S राइबोसोम का, 70S प्रकार का देखेंगे राइबोसोम, तो ये बना होता है 50 + 30। इसका बना होता है बच्चों 50 + 30। अब ये बना है, जैसे ऊपर वाली संरचना गोला होगी, नीचे वाली संरचना भी गोला होगी। नीचे वाली छोटी होती है, ऊपर वाला बड़ा होता है। नीचे वाली संरचना जैसे आपके बुक में दिया गया है, अगर हम 70S प्रकार का बनाएंगे, कितने बच्चों? 70S प्रकार का बनाएंगे, ऊपर वाली संरचना होती है 50S का और नीचे वाली संरचना होती है 30S का। तो टोटल अब बोलोगे सर ये 50, 30, 80 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखे आप 70। बता रहे हैं आरएनए क्या होता है, अभी बताएंगे। ठीक है, अभी राइबोसोम बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आरएनए क्या होता है। 50S और 30S 2 प्रकार के ये यूनिट से मिलकर बना होता है और ये निर्माण कितने करता है? 70S प्रकार का। क्लियर है? आगे देखते हैं। 70 के बाद आ जाता है 80S, दूसरा है 80S प्रकार का। ये बना होता है आपको बच्चों 60 + 40, और ये ऊपर वाला होता है 60, नीचे वाला होता है 40 प्रकार का। नीचे वाला होता है 40। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिएगा। 70S प्रकार का 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का, दूसरा होता है 80S प्रकार का। किस आधार पर? सबसे पहले एक चीज और बच्चों याद रखना, अगर किसी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं, तो बांटते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है आधार, किस आधार पर बांटे हैं। ठीक है, किस आधार पर उसको बांट रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, क्लास में हमारे लड़के और लड़के सब लोग होते हैं, उनको 2 भागों में अगर हम बांट रहे हैं तो किस आधार पर? लिंग के आधार पर उनको हम बांट देते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के आधार पर उनको 2 भागों में बांट देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। वैसे यहाँ पर जो राइबोसोम है आपका, राइबोसोम है, ये किसी न किसी आधार पर 70S और 80S प्रकार का होगा। जो राइबोसोम होता है ये हमारा किसी न किसी आधार पर 70S और 80S प्रकार का हो सकता है। और ये किस आधार पर होगा? तो याद रखने वाली बात क्या है, इसके जो माप होती है, साइज होती है, आकृति के आधार पर, किसके? आकृति और आकार के आधार पर ये 2 भागों में बटे होते हैं। आकृति और, यस का मतलब होता है अजीम सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? यस का मतलब लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सेगमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि कोई भी राइबोसोम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, चलने से चलते हैं। ये क्या है सर? हाँ सॉरी, बता रहे हैं। जैसे आप उदाहरण में बता रहे, पहले सुन तो लो बच्चों, आप धैर्य रखकर सुनोगे तब जाके पूरा क्लियर होगा डाउट। आप सब लोग जानते हो कि जो छोटे बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है कि कम? क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है। लेकिन बड़े जंतुओं को, हम लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारे अंदर पाया जाएगा 70S और 80S दोनों प्रकार का पाया जाता है। मुख्यतः हमारे अंदर 80S प्रकार का पाया जाता है, जबकि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया में उसमें 70S प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि उनमें प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है। यहाँ पर बात याद रखना कि ये जो 70 और 80 इसको 2 भागों में बांटे हैं, ये किस आधार पर है? तो याद रखना ये आकृति के आधार पर है बच्चों, आकृति के आधार पर है। ठीक है, आकृति के आधार पर इनको 2 भागों में हम बांट दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। कोई भी
कोई भी राइबोसोम कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवसादन। क्या कहते हैं बच्चों? अवसादन। हिंदी में कहते हैं इसको अवसादन और इंग्लिश में कहेंगे सेडिमेंटेशन। अवसादन कहते हैं कि कोई भी कौन राइबोसोम कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, उस आधार पर हम इसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिए। छोटे वाले कर दिए 70 सेडिमेंटेशन, ठीक है। बड़े वाले कर दिए हम 80 सेडिमेंटेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, ये इसके रियल ओरिजिनल इमेज है। जो राइबोसोम का ओरिजिनल इमेज है, ऊपर वाले देखो, ये है उप बड़ी इकाई, यहाँ पर लिखा बड़ी इकाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इसको छोटी इकाई। ये आपकी उप इकाई अर्थात बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली इकाई। यहां पर लिखा है उप इकाई लेकिन छोटी वाली इकाई। यहां पर उप इकाई लेकिन कौन सी है बच्चों? ये छोटी वाली है, छोटी इकाई, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम सटा देते हैं, तो सटाने के बाद बन जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम। कौन सा बच्चों? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर छोटा है और बड़ा है तो पाया जाएगा 80S प्रकार का राइबोसोम। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? सर कोई 80 से भी बड़ा होता है क्या? नहीं बच्चों, सिर्फ दो ही प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का, ठीक है। दो ही प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S वाले पाए जाते हैं आपके छोटे सूक्ष्म जीवों में, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उनमें पाया जाएगा, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, हिंदी में कहेंगे अवसादन, ठीक है, हिंदी में कहेंगे अवसादन। और जो 70 और 80 प्रकार का दो प्रकार का राइबोसोम होता है, उसका कुछ यूनिट ऐसे होता है। ऊपर वाला आपका 50 वाला होता है और नीचे वाला 30 का होता है, ठीक है। 30 इस प्रकार का होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? सब लोग एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट रुको हमारे। चलेगा, आगे देखिएगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। सूर्यांश क्लियर है? सौर्य आपको क्लियर है? अजीम आप लोग सब लोग बता दो, एक गेमिंग आप सब लोग बता दो, क्या ये क्लियर है कि नहीं? आगे चले, हम आगे चले, एक बार कमेंट कर दो बच्चों। अजीम क्या हुआ बाबू, बताओ। अजीम क्या दिक्कत है, बता दो एक बार। अजीम एक बार बता दो क्या दिक्कत है बाबू। सौर्य पूरा दोबारा बता दीजिए, ठीक है। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। राइबोसोम को हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। राइबोसोम को हम, ठीक है सर एक बार दोबारा से फिर से देखो, रिपीट कर दे रहे हैं। राइबोसोम हमारी कोशिका में पाए जाने एक सूक्ष्म छोटा सा कण होता है, ठीक है, सबसे छोटा सूक्ष्म कण होता है। उस छोटे से कण, वो छोटा सा कण पाया कहाँ पर जाएगा? तो स्वतंत्र अवस्था में जीव द्रव्य में ये तैरता रहता है। पहला स्थान यहाँ पर जैसे कोशिका बनाएंगे, यहाँ पर केंद्रक बनाएंगे, और ये बीच में आपको पाया जाएगा जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य पाया जाएगा। अब इस जीव द्रव्य में आपके ये राइबोसोम इसमें तैरते हुए पाए जाते हैं। पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान, यह अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। इसी केंद्रक से एक भाग पाया जाता है आपका अंतःद्रव्य जालिका। इसी अंतःद्रव्य जालिका के एक सतह पर चिपका हुआ पाया जाएगा, इसीलिए अंतःद्रव्य जालिका खुरदरी होती है। इसी राइबोसोम की वजह से अंतःद्रव्य जालिका खुरदरी होती है, ठीक है। याद तो हो गया। दूसरा है, ये आरएनए व प्रोटीन बने होते हैं। ये हमारा जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम ये बना किसका होता है? तो आरएनए और प्रोटीन का। अब सूर्यांश पूछ रहे थे कि आरएनए क्या है, इसके बाद वाली स्लाइड में बताते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लेना, इसकी खोज, राइबोसोम की खोज जो किए थे वो पैलाडे ने किया था। कौन बच्चों? पैलाडे ने कौन से सन में? पैलाडे ने किया था 1904 ईस्वी में। कितने बच्चों?
1904 ईस्वी में पैलाडे ने इसकी खोज की थी। 1904 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर 4 लिखे क्या, 1905 ईस्वी में इसकी खोज पैलाडे ने किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, कोई दिक्कत? हमारा राइबोसोम 2 पार्ट से बना होता है। एक छोटी इकाई होती है, सॉरी एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है। छोटी इकाई और बड़ी इकाई 2 प्रकार की इकाई होती है। दोनों इकाई को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा एक राइबोसोम, और वो एक राइबोसोम छोटा है तो होगा 70 इस प्रकार का, वही एक राइबोसोम बड़ा है तो बन जाएगा 80 इस प्रकार का। ठीक है, यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यस का मतलब होता है, और सेडिमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं अवसादन। छोटा है तो 70 यस, बड़ा है तो 80 यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चले हम। ये राइबोसोम का हमारा रियल ओरिजिनल चित्र है, राइबोसोम का ओरिजिनल चित्र है। ऐसे ही राइबोसोम आपका होता है कोशिका के अंदर। अब आगे इसको इरेज कर देते हैं, हम आगे चलते हैं। पैलाडे ने खोज किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसको लिख लेना। इसकी खोज किए थे पैलाडे ने 1905 ईस्वी में। अब आगे देखना इसका बच्चों, इसका हम कार्य भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो सूर्यांश पूछे थे आरएनए सर कैसे होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक है, चलो पैलाडे ने 1905 ईस्वी में, याद रखना पैलाडे ने 1905 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सर यस 70 यस से छोटा भी होता है क्या? नहीं, सिर्फ 2 ही प्रकार के बताए सॉरी ना, कि 2 ही प्रकार के आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। 2 ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आगे देखना, राइबोसोम का कार्य को पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना होगा कि राइबोसोम रियल में कितने प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। अभी तक देखिए हम आकृति और आकार के आधार पर 2 प्रकार के देखे, एक 70 एक 80 यस। ठीक है, एक 80 यस 2 प्रकार के देखे। अब हम देखते हैं कि जो राइबोसोम हमारा होता है ये कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो लिखेंगे कार्य, कार्य के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके हाई स्कूल में भी काम देगा। जो आप बताने चल रहे हैं राइबोसोम के बारे में, ये आपके हाई स्कूल में भी काम देगा। ठीक है, कार्य के आधार पर 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, सॉरी 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सा होते हैं। पहला, एक मिनट, राइबोसोम के कार्य नहीं, ये इसको आपको बता दे रहे हैं, वो आरएनए वाला बता रहे हैं हम, आरएनए के प्रकार। ये बच्चों है आरएनए का प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, आरएनए अभी सूर्यांश पूछा था ना, आरएनए क्या होता है। तो आरएनए हम इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में या फिर सभी जंतुओं में, सभी पादपों में अगर आरएनए पाया जाता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और हमारे शरीर की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए की चर्चा हम लास्ट में करेंगे क्योंकि गुणसूत्र वाला टॉपिक आएगा तो उसमें डीएनए आएगा। यहाँ पर आरएनए आया है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, और प्रोटीन का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है आपका आरएनए। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है आरएनए। कैसे करता है आगे दिखाते हैं। आरएनए बच्चों 3 प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है mRNA, mRNA। ये होता है स्मॉल में, जितना भी यहाँ पर लेटर लिखे जाते हैं वो स्मॉल में होते हैं, mRNA। दूसरा होता है tRNA, स्मॉल t RNA। ठीक है, स्मॉल tRNA, ये आपके हाई स्कूल में भी काम देगा। यहाँ पर लास्ट वाला होता है यहाँ पर MT और यहाँ पर rRNA, स्मॉल RNA। तो बच्चों आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है mRNA, tRNA और rRNA। M मतलब होता है मैसेंजर, मैसेज भेजने वाला। M मतलब क्या होता है बच्चों? मैसेज भेजने वाला, इसलिए कहते हैं इसको शॉर्टकट में mRNA। T मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, मतलब ट्रांसफर करेगा,
परिवहन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। सूर्यांश उसका प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अभी अभी कार्य को बताएंगे। यहाँ पर देखो राइबोसोम के कार्य पर ही पहुंचे हैं, बस उसको स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है, आपका जो आरएनए है ये जरूरी है, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है। 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम मतलब होता है मैसेंजर, टी मतलब होता है ट्रांसफर मतलब भेजना, परिवहन करना, आर मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये तीनों नाम क्लियर है। देखो हम आपको बताए थे कि प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, कल ही बताए थे। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जल्दी कमेंट करो। प्रोटीन का निर्माण अगर करना है हमें तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जल्दी बताओ। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए, प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार की अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जल्दी बताओ बच्चों। तो फिर हम बताते हैं। देखिए जो प्रोटीन का निर्माण होता है, आप लोग नहीं बता रहे हो, हम ही बता देते हैं। प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो हमारे 10 आवश्यक, कितने बच्चों, 10 इंपोर्टेंट, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, मतलब कि नॉन इंपोर्टेंट, नॉन इंपोर्टेंट, 2 प्रकार के, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 अनावश्यक, तो 2 प्रकार के हो गए ना। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका 20 टोटल बन जाएगा। 20 अमीनो अम्ल, और 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना बच्चों, एक प्रोटीन का निर्माण होता है, एक प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब इस प्रोटीन को निर्माण करने के लिए चाहिए क्या, जो हमारे पास आवश्यक है, आवश्यक है ये हमें प्राप्त होते हैं भोजन से। आवश्यक अमीनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों, भोजन से। और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हमें प्राप्त होते हैं कहाँ पर, हमारे शरीर के अंदर ही बने रहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन 10 आवश्यक वाले हमें भोजन से प्राप्त करना है। अब हम जब तक भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हमें आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब देखना प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है। जब हम भोजन को ग्रहण किए उस समय काम करता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पहचानने का काम करता है किसको, एमिनो अम्ल को। किसको, एमिनो अम्ल को पहचानने का काम करता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एमिनो अम्ल की पहचान, एमिनो अम्ल की पहचान करेगा कौन, मैसेंजर आरएनए। एमिनो अम्ल की पहचान करेगा कौन, मैसेंजर आरएनए। अब आप बताओ इसका काम क्या है, मैसेज भेजना। हाँ ठीक है, सूर्यांश ने बताया 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। मैसेंजर एमआरएनए का काम क्या है, ये एमिनो अम्ल की पहचान करता है, क्योंकि हमें 10 अमीनो अम्ल चाहिए। ठीक है, भोजन के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण किए तो मैसेंजर आरएनए वहीं पर बैठा रहता है, हर कोशिका में बैठा रहेगा, और जो आवश्यक एमिनो अम्ल जाएंगे तुरंत उसको पहचानेगा, और पहचानने के बाद तुरंत ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है। किसको, ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है कि कम हियर, कम हियर, कम 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 कम। ट्रांसफर आरएनए इसके पास आता है, इस अमीनो अम्ल को उठाएगा और भेज देगा किसके पास, आरआरएनए के पास। अर्थात ये काम क्या किया, परिवहन का काम किया। कौन सा बच्चों, परिवहन का काम किया। और परिवहन का काम करने के लिए ये क्या उठाया, परिवहन का काम करने के लिए क्या उठाया, तो उठाने का काम किया, ये इस अमीनो अम्ल को उठाया, परिवहन। ठीक है, अब परिवहन किए, यहाँ से अमीनो अम्ल को उठाया, यहाँ से उठा करके किसके पास भेज दिया, तो भेज दिया आपके आरआरएनए के पास, आरआरएनए के पास भेज दिया। ठीक है, आरआरएनए के पास जैसे भेज दिया तो आरआरएनए क्या करेगा, ये तुरंत निर्माण कार्य चालू कर देगा। किसका, तो ये आरआरएनए निर्माण कार्य चालू कर देगा प्रोटीन का। किसका बच्चों, प्रोटीन का। और जब तक आरआरएनए को जब तक 20 अमीनो अम्ल नहीं मिल जाते तब तक ये एक प्रोटीन नहीं बना सकता। अगर 19 अमीनो अम्ल इसके पास है तो प्रोटीन नहीं बनेगा। कितने होने चाहिए टोटल होने चाहिए इसके पास 20 अमीनो अम्ल। कितने बच्चों, 20 अमीनो अम्ल होंगे तब बनेगा एक
प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत? रिपीट करते हैं एक बार। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आरएनए हमारे प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। कैसे करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक प्रोटीन बनाने के लिए 10 आवश्यक 10 अनावश्यक प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हमें मिलता है भोजन से, 10 अनावश्यक मिलता है हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। ये 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक मिलकर निर्माण करते हैं एक प्रोटीन का। अब निर्माण कैसे करते कैसे है? जब हम भोजन ग्रहण किए तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इसको पहचानेगा। किसको? एमिनो अम्ल की पहचान करेगा। पहचान करने के बाद भेज देगा किसके पास? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इसका परिवहन करेगा, उठाएगा, एमिनो अम्ल को उठाएगा, ले जाएगा किसके पास? आरएनए के पास। आरएनए अब उसको पहचानेगा और पहचानने के बाद तुरंत निर्माण कार्य चालू कर देगा। किसका? प्रोटीन का निर्माण कर देगा। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण कार्य चालू कर देता है। अब जैसे जैसे प्रोटीन के निर्माण होता रहेगा, प्रोटीन पूरी तरह से निर्मित हो जाएगी। अर्थात हमारे पास अगर टोटल 20 प्रकार के, कितना? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिल गए तो ये बन जाता है एक प्रोटीन। कितना बच्चों? एक प्रोटीन। 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना? 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम इसके कार्य को देख लेते हैं, राइबोसोम के कार्य। तो हम आपको अंततः एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा कुल सिद्धांत क्या था? हमें प्रोटीन का निर्माण करना है। और ये जो आरएनए होता है राइबोसोमल, नाम से पता चल रहा है राइबोसोमल आरएनए, अर्थात ये राइबोसोम में ही पाया जाएगा। राइबोसोमल आरएनए किसका? राइबोसोम में ही पाया जाएगा। क्लियर है? अब इसका कार्य देख लेते हैं। राइबोसोम एमिनो अम्ल से, एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान होता है। ठीक है, पहला काम क्या है इसका कि एमिनो अम्ल जो होता है ये एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन के निर्माण का मुख्य स्थान होता है। आगे है सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन, अर्थात ऐसे प्रोटीन जो कि संरचनात्मक मतलब कि बने भी होते हैं और क्रिया भी करते हैं। प्रोटीन जिसको हम एंजाइम कहते हैं। हमारा एंजाइम याद रखना बच्चों, अभी आपका डीप में जा रहा है। एंजाइम और हार्मोन हमारे शरीर में प्रोटीन से ही बने होते हैं। जो एंजाइम होता है वो भी प्रोटीन से बना होता है और हार्मोन भी प्रोटीन से ही बना होता है। तो आप लोग याद रखना, क्या चीज याद रखोगे कि सबसे पहला काम ये प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। हम आपको जितना बताएं सिर्फ उतना ही आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन के निर्माण में ये सहायता करता है। ठीक है, अगला है संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःद्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। देखिएगा, जैसे हमारे शरीर में कोशिका में प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब आप सब लोग जानते हो कि खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका होती है। उस खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका के पास पाया क्या जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, अब वहां पर प्रोटीन का निर्माण हुआ। प्रोटीन का निर्माण जैसे ही होता रहेगा वो तुरंत पाउच बनाएगा। कौन? वो जो खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका होती है वो पाउच बनाएगा, पुटिका बनाएगा। उस पुटिका में भर देगा क्या? प्रोटीन जैसे पुटिका में भर देगा, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेज दिया जाता है या फिर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक वो भेज दिया जाता है। ठीक है, कौन क्या क्या चीज भेजता है? प्रोटीन। ठीक है, जैसे प्रोटीन का हमारे शरीर में निर्माण हुआ और वो पुटिका बनेगा, पाउच बनाएगा अंतःद्रव्य जालिका, उस प्रोटीन को भेज देगा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न भागों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक, यहाँ तक वो भेज देता है। क्या चाहिए बच्चों? सर एक प्रोटीन से 20 एमिनो अम्ल बनता है। अरे गधा 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन बनता है। सूर्यांश 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन बनता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, याद रखना, यहाँ पर लिखी हुई है 10 इम्पोर्टेंट और 10 नॉन इम्पोर्टेंट, मतलब 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। टोटल होते हैं 20 और 20 से बनेगा एक प्रोटीन। हम कह सकते हैं कि हमारे एक प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एक प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार थंब लगा दो, थंब कर दो मेरे को, एक बार थंब लगा दो जिससे कि हम आगे चलें। ठीक है, अच्छा ये बताओ जरा सा, आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पर राइबोसोम में
निर्माण क्या हो रहा है? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों? राइबोसोम में। क्या हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं कह सकते हैं क्या? क्या हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं कह सकते क्या? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि फैक्ट्री में किसी न किसी चीज़ का निर्माण होता है। फैक्ट्री में पाव का निर्माण होता है, फैक्ट्री में नमकीन का निर्माण होता है, फैक्ट्री में अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो क्या हमारे प्रोटीन हमारे राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है क्या? अब जब प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में हो रहा है तब हम इसको कह सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बच्चों याद रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। लिख लिए आप लोग, नोट भी कर लेना। अब आपको कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों ने थंब भेजा, अच्छा लगा, मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। हमारा राइबोसोम भी खत्म हो गया, ठीक है, राइबोसोम भी हमारा खत्म हो गया। इसको इरेज कर दिया जाए। नोट कर लिए हो? स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, हम इसको इरेज करते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। रिपीट करते रहे, हमारा जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ पर बनता है? हमारे राइबोसोम में ही। और उस प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए उत्तरदायी होता है। आरएनए में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अंतःद्रव्य जालिका। उसके बाद इसके कार्य देखते हैं, इसके प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसका चित्र देखेंगे, उसके बाद लवक, ठीक है। हम देखते हैं अंतःद्रव्य जालिका। यहाँ पे आप लोग तैयार हो ना? अंतःद्रव्य जालिका को पढ़ने के लिए तैयार हो? अंतःद्रव्य जालिका को देखिएगा, यहाँ शुरू करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका को शुरू किया जाता है, कह सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, तो उसको हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री वो है, ठीक है। देखिएगा, अंतःद्रव्य जालिका ये होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट दिमाग में बैठा लो कि कोशिका का कंकाल। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कोशिका का कंकाल। अगर कोशिका पिचक नहीं पाती है तो किसकी वजह से? अंतःद्रव्य जालिका की वजह से हमारी कोशिका पिचक नहीं पाती है। क्लियर है? अंतःद्रव्य जालिका की वजह से हमारी कोशिका जो होती है पिचक नहीं पाती है, वो फूली रहती है। अब आगे देखते हैं, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं इमेज में, ये देखो ये आपका पूरा ये वाला भाग, आधा भाग है। ये इस आधे भाग को हम कहते हैं केंद्रक, आधे भाग को कहते हैं हम केंद्रक। और इस केंद्रक से चिपका हुआ भाग आपका दिखाई दे रहा है। क्या है ये? अंतःद्रव्य जालिका। यहाँ पर आपके छोटे छोटे सूक्ष्म कण दिख रहे होंगे, इन सूक्ष्म कण को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम कहते हैं। इन सूक्ष्म कण को राइबोसोम कहते हैं। अभी आपको बताए थे ना, जब राइबोसोम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है। तो अंतःद्रव्य जालिका के सतह से चिपका हुआ पाया जाएगा। दूसरा और कहाँ पर पाया जाएगा? और ये पाया जाता है हमारी कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ। एक चीज और याद रखना, हमारे राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, ये नहीं बताए थे आपको, उसका भी याद रखना। राइबोसोम का निर्माण, चाहे कहीं नोट करके लिख लेना कि राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के केंद्रिका से होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के केंद्रिका भाग से होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के केंद्रिका भाग से होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर तो समझ में आया, अब आगे यहाँ पर देखते हैं अंतःद्रव्य जालिका। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर और क्लाउड एवं
फुलम ने कौन है बच्चों? फुलम ने की। सबसे पहले इनका याद रखना आप लोग, इनका किसका याद रखोगे आपको आप लोग? अंतर्द्रव्य जालिका में इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की बात याद रखना आप लोग। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? पोर्टर ने, ठीक है, पोर्टर ने। इसकी खोज कौन किए थे बच्चों? तो पोर्टर ने खोज किया था और ये लोग उनके सहायता कर्मी थे। हेलो जी शिवम जी, आप लेट हो गए, बहुत लेट आ रहे हो जी। इतना लेट तो नहीं आना चाहिए था आप लोगों को, टाइम भी अभी ज़्यादा हो रहे हैं, इतना लेट तो नहीं आना चाहिए था। चलो कम से कम आ गए, दर्शन हुआ। दर्शन हुआ, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे लाइव चैनल पर पधारे, धन्य हैं हम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, कोई दिक्कत? चलो एक प्यारा सा थंब भेज दीजिए तो स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा थंब और स्माइल के साथ चलिएगा। देखिएगा, यह झिल्ली युक्त तो नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर ने, मुख्यतः कौन लिखेंगे बच्चों? पोर्टर ने की थी, ठीक है, पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और क्लॉड और फुलम ये दोनों के दोनों इनके सहायता करने वाले थे, मतलब इनके सहायक थे, ठीक है। और मुख्य खोजकर्ता कौन है? पोर्टर ने की थी, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, झिल्ली जीवत जनन ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। क्या लिखा है? झिल्ली यहाँ पर है, आपको होना चाहिए जीवित। कौन बच्चों? जीवित, इसको जीवित लिख लेना। झिल्ली जीवित संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित। इस चरण को काट देंगे हम। झिल्ली जीवित संरचना होती है, यहाँ पर जीवित संरचना ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, याद रखना, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में कहते हैं इसको, यहाँ से ई से लेते हैं ई, आर से लेते हैं आर, ई आर शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है, ई आर। इतनी हंसी क्यों आती है? अच्छा, दरअसल हम स्वागत कर दिए ना इनका। चलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, आगे फोकस करो, कमेंट पर ध्यान मत दो, सब लोग आगे आ जाओ बच्चों। अरे मेंटल नहीं, अरे आगे देखो, कदे कहीं के सब लोग। यहाँ पर देखते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रामू कुमार सरोज, प्रयागराज की धरती से आपको कोटि कोटि नमन माय डियर सर। वाह भाई, प्रयागराज से भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से भी जुड़ चुके हैं रामू कुमार जी। प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका, वेलकम हमारे लाइव क्लास में। अभी आप हमें लाइव देख रहे हो, लाइव बोले तो जिंदा। चलिएगा देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्टकट में ईआर होता है, वही यहाँ पे लिखा है। झिल्ली जीवित संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वसा और कोशिका की झिल्ली बनाने में सहायता करता है। देखिएगा, हमारे मुख्यतः जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो भाग होते हैं इसके, आपको बताए थे। पहला होता है खुरदुरी अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओ तेरी लुधियाना जी, नमस्ते जी, मनीष जोशी भी आ गए, लुधियाना से भी जुड़ चुके हैं भैया, देख लो, इलाहाबाद से भी, प्रयागराज से भी जुड़ चुके हैं और लुधियाना से भी जुड़ चुके हैं। हम लोग बता दो भैया, यूपी से हैं, प्रतापगढ़िया। अपन लोग कहाँ से हैं बच्चों? प्रतापगढ़िया, शुद्ध में प्रतापगढ़िया हम, आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिएगा। लुधियाना वाले बच्चों
आगे देखिएगा बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से होता है, एक रफ होता है, एक होता है स्मूथ। रफ पर अगर वो हमारा राइबोसोम पाया जाता है तो वो रफ होता है, खुरदुरी रहेगा। राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ रहेगा। जहां पर रफ होता है ये निर्माण करेगा किसका बच्चों? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। यस यस स्मूथ वाला अगर स्मूथ है तो मुलायम रहेगा, लचीला रहेगा, ये निर्माण करेगा बच्चों वसा का। ठीक है, वसा का। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एंडोप्लाज्मिक द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। अब आगे देखिएगा, इन दोनों ये दोनों अगर मिल जाएंगे, ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं बच्चों किसका? कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। याद आया आपको? कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? ये दोनों मिल जाएंगे तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करेंगे। हमारा गोल्जी काय भी तो था कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में। गोल्जी काय कोशिका झिल्ली के निर्माण करने में था कि नहीं? कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में था कि नहीं गोल्जी काय? हाँ, गोल्जी काय भी था कोशिका झिल्ली के निर्माण करने में। और प्रोटीन और वसा, वैसे नॉर्मली हमारी कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली नॉर्मली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और उसमें बीच बीच में कुछ, वेरी गुड सूर्यांश, बधाई हो, प्रतापगढ़िया, आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़िया। आगे देखिएगा, वसा बीच में आपको कुछ बताए थे कि पीली पीली संरचना दिखाई थी, जो हम आपको पिछले वाले क्लास में बताए थे। उसमें कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल बताए थे। लिपिड की दो परतों के बीच में प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड के दो परतों के बीच में सैंडविच के जैसा प्रोटीन पाया जाता है, और उसी में कुछ पीला वाला भाग दिखाए थे, जो कि वो पीला वाला भाग था आपका वसा। पीला भाग कौन था? वसा था। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो निर्माण करेंगे किसका बच्चों? कोशिका झिल्ली का। किसका? कोशिका झिल्ली का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित। किसमें बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित। देव जोशी, मयंक जोशी, धाता फतेहपुर, वाह भाई देव जोशी जी, स्वागत है आपका। मयंक जोशी जी आप हैं, ये धाता फतेहपुर से हैं। मयंक जोशी जी आप फतेहपुर से हैं। ठीक है जी, आगे देखिएगा, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें अनुपस्थित। स्तनधारी के एरिथ्रोसाइट मतलब बच्चों याद रखना, यहाँ पर आरबीसी, क्या बोले? आरबीसी में अनुपस्थित होता है। दो जगह याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, आरबीसी में अनुपस्थित। आरबीसी का दूसरा साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा और आरबीसी के एरिथ्रोसाइट में नहीं पाया जाएगा। बाकी एवरीवेयर, बाकी हर जगह पर पाया जाएगा। हमारी कोशिका में पाया जाएगा लेकिन हर जगह पर पाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा आरबीसी होती है वो भी एक प्रकार की कोशिका है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वो भी एक प्रकार की कोशिका है। उसमें ये अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, बाकी हर जगह ये पाया जाता है। हमारी त्वचा की कोशिका में पाया जाएगा, हमारे बाल की कोशिका में पाया जाएगा, हमारी तंत्रिका कोशिका में पाया जाएगा, हमारी उसमें क्या बोलते हैं शुक्राणु कोशिका में पाया जाएगा, हमारी अंडाणु कोशिका में पाया जाएगा, पादप की कोशिका में पाया जाएगा। हर जगह पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, फिर हम आगे चलते हैं। अंतःद्रव्य जालिका के अगले प्रकार की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अंतःद्रव्य जालिका ये हमारे शरीर में, हमारी कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य अंग है। ये कोशिका को पिचकने से बचाता है, कोशिका का कंकाल कहलाता है, और ये निर्माण करता है हमारे कोशिका झिल्ली का। निर्माण करता है किसका? कोशिका झिल्ली का। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार से होता है बच्चों, RER और SER। RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पिछला भी बताएं, अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की होती है।
इन दो प्रकार में से पहला होता है चिकनी अंतराद्रव्य जालिका, इंग्लिश में कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। शॉर्टकट में लिखे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शॉर्टकट में क्या कहेंगे? SER, क्लियर है। दूसरा है खुरदरी, पहला है ये वाला SER, दूसरा है खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे सर पूरे एक बार फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देंगे, उसको रिपीट कर देंगे फिर से एक बार, ठीक है जी। ठीक है सूर्यांश, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे बाबू। खुरदरी अंतराद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी होती है। चिकनी अंतराद्रव्य जालिका, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है, सिर्फ झिल्ली और नलिका। और कौन सी झिल्ली? इकहरी झिल्ली से बना होता है, ठीक है। इकहरी झिल्ली और नलिकाओं से बना होता है। यह यहाँ पर देख लीजिएगा, ये देखिएगा, इकहरी झिल्ली, इकहरी झिल्ली और एक नली जैसी संरचना दिख रही है आपको, नलिका जैसी संरचना दिख रही है। तो ये वाला भाग आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। अब आगे देखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब देखते हैं RER वाला। आगे, केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। अगर केंद्रक को कोई ना कोई पदार्थ चाहिए तो ये नलिका के लिए सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि उसी नलिका से कोई पदार्थ घुसेगा और केंद्रक में जाकर के एंट्री करेगा। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। आगे, यह अंगकों के बीच में, कहाँ गया भैया ये, यहाँ देखो यह वसा लिपिड बनाने में भी मदद करता है। राइबोसोम अनुपस्थित होता है। क्या क्या चीज? यह क्या बनाएगा? वसा और लिपिड बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, और इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये स्मूथ वाला है। स्मूथ वाला पार्ट में राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे है खुरदरी अंतराद्रव्य जालिका। खुरदरी क्यों रहेगी? क्योंकि बच्चों उस पर राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम पाया जाएगा तो खुरदरी रहेगी, राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो वो चिकनी रहेगी। यह सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। सिस्टर्नी बताए थे आपको, याद करो, आपको गोल्जी कैंप बताए थे सिस्टर्नी क्या होता है। सिस्टर्नी मतलब होता है कोश, उसे जो झिल्ली होती है कोश की झिल्ली, उसकी बाहर वाली परत को हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं उसको? सिस्टर्नी कहते हैं। अभी बताते हैं उसको। सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। प्रोटीन संश्लेषण में, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, ठीक है, निर्माण कर रहा है, और इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का निर्माण होगा ही होगा। राइबोसोम इस पे उपस्थित होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक बार डन कर दो बच्चों, एक बार डन कर दो। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं। डन कर दो तो फिर आगे चलें। बहुत सुंदर जी। एक बार फिर से बता देंगे सूर्यांश से। देखिएगा, अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार से, कितने प्रकार बच्चों? दो प्रकार। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। दूसरा होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इस पर जो है वसा और लिपिड पाया जाता है, इसलिए ये चिकनी होती है, ठीक है। और यह झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। एक इकहरी झिल्ली होती है और नलिका युक्त होती है। राइबोसोम अनुपस्थित होता है। 3 पॉइंट हो गए चिकनी वाले के। अब खुरदरी वाले देखते हैं। सिस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता है, ये भी सिस्टर्नी का बना होगा और नलिकाओं का बना होगा। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे है राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। डन डना डन डन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको थोड़ा सा ब्लैंक ब्लर दिख रहा होगा लाइट की वजह से। यहाँ पर लिखा है यह वसा और लिपिड, यह वसा और लिपिड, ठीक है। यह वसा या लिपिड बनाने में सहायता करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के, ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार के हो गए। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं इसके कार्य।
हमारे अंतःद्रव्य जालिका के कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, एक मिनट। अंतःद्रव्य जालिका के कार्य देख लेते हैं। कार्य में सबसे पहला कार्य देखिएगा, यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। क्या चीज बच्चों, देखिएगा यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच, कोशिका के अंदर नॉर्मली सी कोशिका, ध्यान से देखना इसको, नॉर्मल सी कोशिका प्लस बीच में केंद्रक, नॉर्मल सी कोशिका और बीच में केंद्रक। और क्या कह रहा है, यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर यहाँ पर रहेगा और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। इन दोनों के बीच ये नलिका सुविधा प्रदान करता है, नलिका सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ पर देखिएगा नलिका युक्त, ये नलिका प्रदान कर रहा है, क्योंकि अगर केंद्र के अंदर कोई मटेरियल जाना है, केंद्र के अंदर कोई मटेरियल जाएगा तो जाएगा किससे बच्चों, इसी केंद्रक झिल्ली, सॉरी ये अंतःद्रव्य जालिका के जो छिद्र होता है, नली होती है, इसी के द्वारा ये अंदर जाता है। ठीक है, थोड़ी देर और वेट कर लो, इसको पढ़ ले अंतःद्रव्य जालिका, उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक खत्म रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग जुड़े रहिए, उसके बाद फिर आप सब लोग चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। अब बायोकेमिकल संरचना क्या होती है बच्चों, बायोकेमिकल मतलब जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल मतलब होता है हिंदी में जैव रासायनिक, जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। अगर शरीर में कोई भी जैविक रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक कोई भी क्रिया हो रही है, तो स्थान प्रदान कौन करता है, हमारा अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका उसमें स्थान प्रदान करता है। आगे देखते हैं, यह वसा व प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, वसा का निर्माण करेगा और साथ ही साथ प्रोटीन का भी निर्माण करने में सहायता करता है। तो हम इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीन पॉइंट याद किए, 3 पॉइंट इसमें देखिए। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और बाहर केंद्रक के जरिए और केंद्र के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, उसी के द्वारा परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, परिवहन करेगा पदार्थों का। यह अंगकों के बीच में जैव रासायनिक बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। थर्ड है, यह वसा व प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करता है। क्लियर, डन। नेक्स्ट है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिससे कि आप इसकी नोट्स भी बेहतर तरीके से बना पाए। स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स भी बेहतर तरीके से बना पाए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये है हमारा अंतःद्रव्य जालिका। नॉर्मल से क्या है हमारा अंतःद्रव्य जालिका। हमारी अंतःद्रव्य जालिका जो होती है, अब ये देखिएगा, बोलोगे सर ये कैसे जानेंगे, सर वैसे टाइम हो गया है, आप जाइए भोजन कर लीजिएगा, कल बता दीजिएगा। इसको बता दिए, बस ये लास्ट है, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर ये खत्म हो गया। ठीक है, इसको बता देते हैं, उसके बाद ये खत्म, आज का टॉपिक खत्म। हम नॉर्मल से एक कोशिका बना रहे हैं, नॉर्मल सी एक कोशिका बनाए, इस कोशिका में क्या केंद्रक पाया जाएगा, हाँ केंद्रक तो पाया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें बना रहे हैं क्या, अंतःद्रव्य जालिका, ये अंतःद्रव्य जालिका इसमें बना रहे हैं। ठीक है, ये अंतःद्रव्य जालिका इसमें बना रहे हैं, अंतःद्रव्य जालिका इसमें बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया हमारी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, अब हम इसको इतना सा भाग, कितना, इतना सा भाग काट करके इसको अगर जूम करेंगे, इतना सा भाग काट करके अगर इसको जूम करेंगे तो कुछ आपकी संरचना इस तरह दिखाई देगी। इतना सा भाग अगर काट करके हम जूम करेंगे तो कुछ संरचना आपको इस तरह दिखाई देगी। ठीक है,
सूर्यांश क्लियर है बाबू? इतना सा भाग काट करके जूम करेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अंदर वाला भाग ये आपका कहलाता है केंद्रक द्रव्य, क्योंकि केंद्रक वाला भाग है केंद्रक द्रव्य। ये आपका कहलाता है केंद्रक झिल्ली। लिख दे रहे हैं यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। ये आपका है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। ये होता है आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। यहां पर लिख दे रहे हैं चिकनी, ये आपका है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, अंतर्द्रव्य जालिका। अब ये चिकनी वाला हो गया, तो क्या इस साइड खुरदरी नहीं हो सकता है? इस साइड खुरदरी होगा कि नहीं? इस साइड खुरदरी होगा, इस साइड वाला खुरदरी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिखेंगे, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका, शॉर्टकट में लिखेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। ये आपका खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब आप बताओ, जरा सा दिमाग लगाओ, जरा सा छोटा सा दिमाग लगाना। क्या इसमें छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको? क्या छोटे छोटे कण दिख रहे हैं? हम इस कण को क्या कहते हैं? राइबोसोम है कि नहीं? लिखेंगे यहाँ पर राइबोसोम। क्या लिखेंगे बच्चों? राइबोसोम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आपको क्लियर भी दिख रहा होगा, ठीक है। आगे है, इस केंद्रक में कहीं कहीं पर आपको छिद्र दिखाई देंगे, केंद्रक में कहीं कहीं पर छिद्र दिखाई देंगे, क्योंकि पदार्थों का आवागमन कराना है। तो इस छिद्र को कहते हैं हम केंद्रक छिद्र, ठीक है बच्चों, केंद्रक छिद्र। और एक चीज बताते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। ये जो आपको कई आपको लेयर दिख रही है, परत कई लेयर दिख रही है, इन परतों को, इन लेयर को, इन परतों को कहते हैं हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर्नी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? एक बार क्लियर कर दीजिए। प्रियांशु प्रजापति अभी आ रहे हो जी? आपने तो बहुत लेट कर दी। चलो इसको देख लेना बाद में, ठीक है। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो देख लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी तो इसको देख लेना ध्यान से, मन लगा के बढ़िया से देख लेना, नोट्स भी बना लेना, ठीक है। इट्स किंग राम प्रतापगढ़ के शेर का आपको सत सत नमन डियर संजय सर। भैया आप नाम भेज दीजिए एक बार। इट्स किंग राम जी, आप नेम भेज दीजिए 2.0। नमन है जी, आपको नमन है। एक बार नाम भेज दीजिए प्लीज, एक बार नाम भेज दीजिए। राम राम तो समझ में आता है, नाम पूरा क्लियर पूरा भेज दो। राम तो ठीक है जी, राम कुमार, ठीक है ठीक है। राम कुमार जी आपका भी स्वागत है। तो बच्चों आप लोग बता दो, एक बार बता दो, क्या आपको अंतर्द्रव्य जालिका क्लियर हुआ कि नहीं? अंतर्द्रव्य जालिका हमारा जो आज का टॉपिक था, हम दो टॉपिक आज पढ़ाएं। एक तो पहला पढ़ा है आपको राइबोसोम वाला, दूसरा पढ़ा है अंतर्द्रव्य जालिका। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है पार्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड पार्ट है राइबोसोम और अंतर्द्रव्य जालिका। आज का टॉपिक यहीं तक, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कल शुरू करेंगे आपका बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कौन सा? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कौन सा? कवक, प्लास्टिड, जो कि पौधों में पाए जाने वाले एक मुख्य वर्णक होता है, मुख्य अंगक होता है लवक। हरित लवक भी होगा और हरित लवक भी पाया जाएगा इसी में, और इसी में आपके छोटे छोटे और वर्णीय और अवर्णीय लवक, वर्णीय और अवर्णीय लवक ये भी पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों।
एक बार क्लियर कर दो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारी अंतःद्रव्य जालिका भी हो गई। अंतर्द्रव्य जालिका के ये साइड में जहाँ पर केंद्रक राइबोसोम पाए जाते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये निर्माण करती है वसा का, लिपिड का निर्माण करती है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। ये केंद्रक कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में नली प्रदान करती है। नली यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से नली, यहाँ से कोई पदार्थ अंदर जाएगा केंद्रक के अंदर, ठीक है, और यहीं से कोई पदार्थ केंद्रक से बाहर आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो खुरदरी होती है ये हमारे राइबोसोम से चिपकी होती है। खुरदरी पर क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे केंद्रक में छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को कहते हैं हम केंद्रक छिद्र। ये भाग है आपका केंद्रक, एक झिल्ली द्वारा चारों ओर से ढका रहता है, इस झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है, बहुत अच्छा। केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर लिक्विड द्रव्य पदार्थ पाया जाएगा, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। हम यहाँ पर एक कोशिका बनाए हैं, एक कोशिका में केंद्रक बनाए हैं, केंद्रक के बगल में बनाए हैं अंतःद्रव्य जालिका। इसको इतने भाग को, चौकोर और जो स्क्वायर वाला भाग है, इसको हम जूम कर दिए हैं, इसको यहाँ पर से उठाकर यहाँ पर जूम कर दिए, और जूम करने के बाद जो संरचना आपको दिखाई देती है वही है आपका अंतःद्रव्य जालिका। क्लियर? ऑल क्लियर बच्चों? थंब कर दो एक बार थंब कर दो, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि आपका पूरा का पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया है। एक बार थंब कर दो। सूर्यांश आपका क्लियर हो गया बाबू? एक बार क्लियर कर दो। क्लियर हो गया बाबू? ठीक है, एक बार क्लियर कर दो। मीन्स आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसी के साथ हम मिलते हैं कल नए वीडियो में। बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर रहे हैं, लवक। लवक लेकर आएंगे, लवक को हम कल क्लियर करेंगे। और आज के टॉपिक यहीं तक रहेगा बच्चों, ठीक है। आप लोग इंतजार, तब तक घर पर रहिए, आराम करिए, खाइए पिए और मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। लेकिन स्टडी एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, कल के लिए होमवर्क दे दें। हाँ याद आया, एक बार कल के लिए होमवर्क दे दें आप लोगों को। होमवर्क में आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। होमवर्क में दे रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन, पहला है क्वेश्चन पहला, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका की खोज, जालिका की खोज किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, राइबोसोम का एक कार्य लिखिए। राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम का कार्य, ठीक है बच्चों, राइबोसोम का कार्य। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। आप इसको कमेंट करिएगा, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे। कल हाँ एक चीज़ और सूर्यांश याद रखना, कल 7 बजे होगी लाइव क्लास। कल की क्लास होगी लाइव 7 बजे, ठीक है। चलिए बाय, सी यू।